ये जीवन मूल्य तो सदा से हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग रही है। नव स्वाधीन भारत के संविधान और गणराज्य के भविष्य को लेकर जो आलोचक संदेह व्यक्त करते थे, उन लोगों को इन्हीं जीवन मूल्यों के बल पर पूरी तरह से गलत सिद्ध किया जा सका। भारत के गणतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब हमारी संविधान सभा की संरचना में भी दिखाई देता है। उस सभा में देश के सभी हिस्सों और सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व था। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात ये है कि संविधान सभा में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृतकर, सुचेता कृपलानी, शंसाबेन मेहता और मालती चौधरी जैसे 15 असाधारण महिलाएं भी शामिल थी। दुनिया के कई हिस्सों में जो महिलाओं की समानता को एक सुदूर आदर्श समझा जाता था, तो भारत में महिलाएं राष्ट्र की नियति को आकार देने में सक्रिय योगदान दे रही थी। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज इसीलिए बन पाया है क्योंकि नागरिकों की निष्ठा सदियों से हमारी नैतिकता परक जीवन दृष्टि का प्रमुख तत्व रही है। हमारा संविधान भारतवासियों के रूप में हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार है, जो हमें एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में पिरोता है। पिछले 75 वर्षों से संविधान ने हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। आज के दिन हम संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों, संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न अधिकारियों और ऐसे अन्य लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके कठिन परिश्रमों के फलस्वरूप हमें ये विलक्षण ग्रंथ प्राप्त हुआ। प्यारे देशवासियों, संविधान लागू होने के बाद के ये 75 वर्ष हमारे युवा गणतंत्र की सर्वांगीण प्रगति के साक्षी है। स्वाधीनता के समय और उसके बाद भी देश के बड़े हिस्सों में घोर गरीबी और भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं। हमने ऐसे परिस्थितियों के निर्माण का संकल्प लिया जिनमें सभी को विकास करने का अवसर मिल सके। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है। संविधान में निर्धारित रूपरेखा के बिना ये व्यापक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही है, जिससे हमारी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुई है। किसानों और मजदूरों के हाथों में अधिक पैसा आया है तथा बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। साहसिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधारों के बल पर आने वाले वर्षों में प्रगति की ये रफ्तार बनी रहेगी। समावेशी विकास हमारी प्रगति की आधारशिला है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचता है। सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसी वित्तीय समर्थन योजनाओं का विस्तार किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता पहुंचाए जा सके। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है कि सरकार ने जन कल्याण को नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार आवास और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को अधिकार माना गया है। वंचित वर्गों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय फेलोशिप, विदेशी छात्रवृत्तियां, छात्रावास और कोचिंग सुविधाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना द्वारा रोजगार और आमदनी के अवसर उत्पन्न करके अनुसूचित जातियों के लोगों की गरीबी को तेजी से कम किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है, जिनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन शामिल है। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले एक दशक में सड़कों और रेल मार्ग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक हब्स सहित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। इससे एक ऐसा मजबूत आधार विकसित हो गया है जो आने वाले दशकों में विकास को संबल प्रदान करेगा। सरकार ने वित्त के क्षेत्र में जिस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है वो एक मिसाल है। डिजिटल भुगतान को विभिन्न विकल्पों के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जा सका है। इसके कारण सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। इस प्रक्रिया में कुछ वर्षों के दौरान ही हमने एक ऐसा मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया है जो विश्व की श्रेष्ठतम संरचनाओं में से एक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसा साहसिक उपायों के परिणाम स्वरूप बैंकिंग व्यवस्था अब अच्छी स्थिति में आ गई है। इससे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काफ़ी कमी आई है। प्यारे देशवासियों, वर्ष 1947 में हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता के कई अवशेष लंबे समय तक विद्यमान रहे। हाल के दौर में उस मानसिकता को बदलने के ठोस प्रयास हमें दिखाई दे रही है। ऐसे प्रयासों में इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने का निर्णय सर्वाधिक उल्लेखनीय है। न्यायशास्त्र की भारतीय परंपराओं पर आधारित इन नई अधिनियमों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय प्रदान करने की भावना को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा इन नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर सुधार के लिए साहसपूर्ण दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जन हित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। इस समय आयोजित हो रहे प्रयागराज महाकुंभ को उस समृद्ध विरासत की प्रभावी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने तथा उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भूमि महान भाषाई विविधता से समृद्ध है। इस समृद्धि को संरक्षित करने तथा
इस और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने असमिया, बंगला, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया भाषाएं पहले से ही इन श्रेणी में शामिल हैं। सरकार अब इन 11 शास्त्रीय भाषाओं में शोध कार्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। मुझे प्रसन्नता है कि गुजरात के वडनगर में भारत के प्रथम आर्कोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का कार्य पूरा होने वाला है। ये म्यूजियम एक आर्कोलॉजिकल साइट से जुड़ा हुआ है। इस स्थल पर मनुष्यों की बस्ती होने के लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। इस संग्रहालय में विभिन्न युगों की अलग अलग प्रकार की कला, शिल्प और सांस्कृतिक सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा। प्यारे देशवासियों, आज की हमारी युवा पीढ़ी काल के भारत का निर्माण करेगी। हमारी युवा पीढ़ी की प्रतिभा शिक्षा के द्वारा ही निखरती है। इसलिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया है तथा शिक्षा से संबंधित प्रत्येक मानव में सुधार के लिए समग्र प्रयास किए हैं। अब तक के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। पिछले दशक में शिक्षा की गुणवत्ता, भौतिक अवसंरचना तथा डिजिटल समावेशन के आयामों में व्यापक बदलाव आया है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन में आशा के अनुरूप उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि महिला शिक्षकों ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले दशक के दौरान नियुक्त शिक्षकों में महिला की भागीदारी 60% से अधिक है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का विस्तार तथा इन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना स्वागत योग्य उपलब्धि है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आप हमारे युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहा है। स्कूल स्तर की शिक्षा का आधार मजबूत बनाने के साथ साथ हमारे देश में विद्यार्जन की विभिन्न शाखाओं, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग की दृष्टि से भारत का विश्व में छोटा स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार बेहतर हुई है। वर्ष 2020 में भारत 48वें स्थान पर था। स्थिति में सुधार करते हुए वर्ष 2024 में भारत 39वें स्थान पर आ गया है। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ हम अनेक प्रयासों के बल पर अत्याधुनिक अनुसंधान में अपने भागीदारी बढ़ा रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के इस नए क्षेत्र में एक जीवंत और नवीन इकोसिस्टम को विकसित करना है। एक अन्य उल्लेखनीय शुरुआत नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम से संबंध है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे अनेक उन्नत प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने की योजना है। इन प्रौद्योगिकियों को कुछ समय पहले तक फ्यूचरिस्टिक समझा जाता था, लेकिन अब ये तेजी से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट प्रकृति के रहस्यों की खोज का एक रोचक अभियान तो है ही, ये भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय भी है। इसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत इसी महीने 10,000 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया गया है। ज्ञान के नए आयामों को खोलने वाले ये परियोजना बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में नई मार्ग प्रशस्त करेगी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी मजबूत बनाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने
हाल के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इस महीने इसरो ने अपने सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। भारत अब विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके पास ये क्षमता उपलब्ध है। एक राष्ट्र के रूप में हमारा बढ़ता आत्मविश्वास खेलों के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। हमारे खिलाड़ियों ने सफलता के प्रभावशाली अध्याय रचे हैं। पिछले वर्ष हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पैरा ओलंपिक खेलों में हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा जिसने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फीडे शतरंज ओलंपियाड में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व समुदाय को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया तथा पुरुषों और महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2024 में डी गुकेश ने अब तक का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। देश भर में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है और इसके बल पर हमारे खिलाड़ियों ने विजयी होकर हमें गौरवान्वित किया है। साथ ही उन्होंने अगले पीढ़ी को और भी ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। विदेशों में रहने वाले हमारे भाई बहनों ने हमारी संस्कृति और सभ्यता के सबसे उज्जवल पक्षों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया है और अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। उन्होंने हमेशा स्वयं को भारत की गौरव गाथा से जोड़े रखा है। जैसा कि मैंने इसी महीने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कहा था, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। प्यारे देशवासियों, विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रगति के बल पर हम अपना सिर ऊंचा करके भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे युवा, विशेषकर हमारी बेटियां, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। जब हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहे होंगे तब के भारत का उज्जवल भविष्य हमारे युवाओं के सपनों में आकार ले रहा है और जब आज के बच्चे वर्ष 2050 की 26 जनवरी के दिन राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे होंगे तो वे अपनी अगली पीढ़ी को ये बता रहे होंगे कि हमारा देश की गौरव यात्रा हमारी अतुलनीय संविधान से प्राप्त मार्गदर्शन के बिना संभव ना हुई होती। हमारी भावी पीढ़ियां विश्व पटल पर स्वाधीन भारत के आदर्शों को चरितार्थ करेंगी। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश का उल्लेख करना चाहूँगी। बापू ने कहा था, यदि स्वराज का अभिप्राय हमें सभ्य बनाना और हमारी सभ्यता को शुद्ध और स्थायी बनाना नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी सभ्यता का सार ये है कि अपने सभी मामलों में, चाहे वे राजनीतिक हो या निजी, नैतिकता को सर्वोत्तम स्थान दिया जाए। आइए आज के दिन हम गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। सत्य और अहिंसा के उनके आदर्श विश्व समुदाय के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने हमें ये सीख भी दी थी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच तो ये है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है। सभी के प्रति करुणा के बारे में उनकी शिक्षा को भी हम याद करें। वे कहते थे कि हमें केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों के प्रति भी संवेदना का भाव रखना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य है कि जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट का सामना करने के प्रयासों में अपना योगदान अवश्य दें। इस संदर्भ में 2 अनुकरणीय प्रयास किए गए हैं।
विश्व स्तर पर भारत मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट नामक एक जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में व्यक्तियों और समुदायों को अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित करना है। पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने अपनी मातृशक्ति के साथ साथ जीवनदायिनी प्रकृति की पोषण शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक पेड़ माँ के नाम के संदेश के साथ एक अनूठा अभियान शुरू किया था। इस अभियान का 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया है। विश्व समुदाय ऐसे अभिनव प्रयासों से सीख ले सकते हैं। लोग ऐसे प्रयासों को स्वयं के आंदोलन के रूप में अपना सकते हैं। प्यारे देशवासियों, मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के साथ साथ सीमाओं के भीतर देश को सुरक्षित रखने वाले पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी मैं बधाई देती हूँ। न्यायपालिका, सिविल सेवाओं तथा विदेशों में हमारी मिशनों के सदस्यों को भी मेरी बधाई। मेरी शुभकामना है कि आप सब अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।